दोस्तों स्वागत है आपका जीनियस साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर। और सबसे पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खुशी मंगल होंगे और ईश्वर सबको खुश मंगल रखे दोस्तों। और होली का त्योहार आपके लिए बड़ी हर्षोल्लास के साथ खुशियां लेके आए दोस्तों, ठीक है ना। तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं उन लोगों को जो मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं और उन लोगों को भी जो मेरे वीडियो से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको मैं ये एडवाइस करना चाहूँगा कि सबसे पहले जीनियस साइंस क्लासेस बाय रोहित सर चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको साइंस से रिलेटेड और राजस्थान के कल्चर से रिलेटेड आपको ढेर सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको घर बैठे आपको मोबाइल स्क्रीन पे मिल सके दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस छोटे से वीडियो के अंदर। एक टॉपिक है मानव आनुवंशिकी एवं सिंड्रोम। सबसे पहले तो आपको इस शब्द का मतलब जानना जरूरी है, ठीक है ना। जो 12th लेवल के हैं उन बच्चों को तो बताने की आवश्यकता है नहीं, बट अगर छोटे बच्चे भी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आनुवंशिकी शब्द का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना, और जो जीनों की जो व्यवस्था होती है वो क्या करते हैं, कुछ ट्रेड्स डेवलप करते हैं और उन्हीं ट्रेड्स वही ट्रेड्स जो है हमारी जनरेशन टू जनरेशन मतलब जो है अल्टरनेट वो ट्रेवल करते हैं। उस विज्ञान को यानी कि जीनों का अध्ययन या गुणसूत्रों का अध्ययन हम आनुवंशिक विज्ञान के अंदर करते हैं। और जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षणों की वंशानुगति होती है, जो ऐसे लक्षण जो सामान्य लक्षण नहीं होते हैं, जो हमारे क्रोमोसोम और हमारे जीन्स के अकॉर्डिंग होते हैं, जो हमारे ट्रेड्स को डेवलप करते हैं, ऐसे जो मतलब जो है लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं। तो उस विज्ञान की शाखा को हम आनुवंशिकी कहते हैं दोस्तों। पादप आनुवंशिकी के लिए आपको पता है ग्रेगर जॉन मेंडल साहब का नाम सामने आता है। उन्होंने सबसे पहले पादप आनुवंशिकी के बारे में मतलब जो है डिस्कवर किया था, लोगों को बताया था। और आज भी हम उनकी मार्गदर्शन पे चल रहे हैं और कई प्रकार के जो साइंटिस्ट हैं वो कई मतलब पादपों के अंदर उन्नत किस्म की जो नस्लें हैं उनको विकसित कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब इसी प्रकार मानव आनुवंशिकी के जनक कौन है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर द फादर ऑफ प्लांट जेनेटिक्स तो आपको नाम बताना है ग्रेगर जॉन मेंडल साहब का। और यदि आता है कि द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स तो आपको भूलना नहीं है मतलब बेटसन का नाम लेना है दोस्तों। किन का नाम लेना है? बेटसन का। 1905 के अंदर देखो हुआ क्या, ग्रेगर जॉन मेंडल का निधन हो गया था, ठीक है ना, और 6 जनवरी 1884 को, ठीक है ना। तो अनफॉर्चुनेटली उनका निधन हुआ था क्योंकि उनकी किडनियों में डैमेजेशन आ गया, उनके गुर्दे खराब हो गए इस वजह से। तो फिर उनके जो सहयोगी थे बेटसन, उन्होंने उनकी मैगजीन पढ़ी और उनका पूरा बायोग्राफी पढ़ा और फिर जेनेटिक्स को एक नया मोड़ दिया। इसलिए आधुनिक आनुवंशिकता के पिता कौन है? बेटसन है। बाकी पादप आनुवंशिकी और जो प्रथम आनुवंशिकी है उसके जनक ग्रेगर जॉन मेंडल साहब है, ठीक है ना। और मानव आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो मानव आनुवंशिकी मतलब आनुवंशिकी की वे शाखा या विज्ञान की वे शाखा जिसके अंदर ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितने 22 पेयर होते हैं, कितने 23 पेयर होते हैं, क्या इनका प्रोसीजर है, क्या इनका मैनेजमेंट है, वो सब जो अपन जिस शाखा के अंदर पढ़ते हैं उसे ह्यूमन जेनेटिक्स या मानव आनुवंशिकी कहते हैं दोस्तों। तो मानव आनुवंशिकी का जो जनक है वो गेरोड साहब को जाता है क्रेडिट भाई लोगों। मानव आनुवंशिकी के जनक कौन है? गेरोड है, ठीक है ना। 2-3 नाम आपको पक्का कंठस्थ कर लेना है। पादप आनुवंशिकी का जब नाम आता है तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। आधुनिक आनुवंशिकी का नाम सामने आता है मॉडर्न जेनेटिक्स का तो बेटसन साहब का नाम आना चाहिए सामने। और फिर मानव आनुवंशिकी की बात आती है तो गेरोड। और जीनों के वंशानुगति का पता जॉनसन ने लगाया था। जीनों के जॉनसन मतलब जीन ट्रेवल करते हैं, ठीक है ना भाई। देखिए हमारे शरीर के अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर 326 टाइप ऑफ जीन होते हैं और ऑल अमाउंट के अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 35,000 जीन होते हैं। और प्रत्येक हमारे बिहेवियर ट्रेड्स के लिए एक ना कोई जीन मतलब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर होता है। जैसे हमारे बालों का कलर, हमारे बालों की प्रकृति, हमारी आंखों आइरिस का कलर, ठीक है ना, हमारे बोलचाल, हमारे हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज, इन सब के लिए पर्टिकुलर कनेक्टेड जीन होता है भाई लोगों, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर इन शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ कि हमारे शरीर के अंदर मेल और फीमेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं और कितने समान गुणसूत्र होते हैं, कितने जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मानव शरीर में 46
गुणसूत्र पाए जाते हैं। मतलब ओवरऑल अगर बात करें तो हमारे शरीर के अंदर एक सामान्य पुरुष और महिला जो होते हैं उनके अंदर 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। मतलब साफ है 23 जोड़े होंगे दोस्तों, और 23 जोड़े को अपन ने 23 मल्टीपल 2 लिखा है। इसका मतलब साफ है कि हमारे गुणसूत्र जो होते हैं 2n पे डिप्लॉयड होते हैं। हमारे क्रोमोसोमल सेल्स जो होती है वो डिप्लॉयड होती है दोस्तों, हैप्लॉयड नहीं होती है, यानी कि जोड़े में होती है, पेयर में। तो 2 क्रोमोसोम है तो वो एक जोड़ा होगा, इसीलिए 23 पेयर है तो मल्टीपल करेंगे 2 से तो अपन देख लेंगे कि 46 ओवरऑल हमारे पास क्रोमोसोम होंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात समझ में आई होगी, और मैंने आगे लिखा भी है दोस्तों, देख लीजिएगा 2n डिप्लॉयड सेल्स क्रोमोसोमल पाए जाते हैं। अगली अगर बात करें दोस्तों तो मानव शरीर में 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो मतलब संख्या के अंदर अगर इसको भी अगर मल्टीपल 2 से करें तो 44 यानी कि 44 गुणसूत्र आएंगे दोस्तों। अब ये 44 गुणसूत्र जो होते हैं ना वो नर और मादा में समान होंगे, नर और मादा में बिल्कुल इक्वल होंगे। मेल और फीमेल के अंदर जो इक्वल क्रोमोसोमल जो काउंट है वो होता है 44, दैट मीन्स 22 मल्टीपल 2, यानी कि 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होंगे हमारे शरीर के अंदर वो एक फीमेल और मेल के अंदर सिमिलरिटी रखने वाले दोस्तों। इसीलिए देखिए, इसीलिए ये नर और मादा के शारीरिक गुणों का विकास करते हैं, शारीरिक का सर्वांगीण विकास करने वाले होते हैं। इसलिए इन गुणसूत्रों को दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, और दैहिक गुणसूत्र को ऑटोसोम भी कहते हैं दोस्तों। इनको क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं दोस्तों, याद रख लेना। कई बार एग्जाम के अंदर आता है कि मानव में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या क्या है। अब भाई लोगों, जिन लोगों को ये केवल वो हिंदी पढ़ते हैं कि दैहिक गुणसूत्र, फिर इंग्लिश में आ जाता है ऑटोसोम, यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन आपको कंसीडर करना है, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रही होगी आपके। तो दैहिक गुणसूत्र दैट मींस ऑटोसोम की संख्या कितनी है? 44 है। ओवरऑल अगर पूछा जाए तो 22 इंटू 2 तो 44 आ जाएंगे, ठीक है ना? और ओवरऑल कितने होते हैं? एटलीस्ट 46 होते हैं, 23 पेयर होते हैं, ठीक है ना? अब देखिए मानव शरीर के अंदर एक जोड़ी गुणसूत्र ऐसा होता है जो हमारे अंदर नर और मादा को मतलब जो है डिनोट करता है, मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करने वाले क्रोमोसोम का जो पेयर होता है वो दोस्तों वो होता है एलोसोम। उनको अपन क्या कहते हैं? एलोसोम कहते हैं। तो याद रखना, एलोसोम का मतलब होता है एक जोड़ी गुणसूत्र दोस्तों, एक जोड़ी, यानी कि संख्या में तो 2 होंगे लेकिन ये एक जोड़ी होंगे। अगर नर है, यदि ये नर है तो एक्स और वाई का क्रोमोसोम पेयर होगा, और यदि दोस्तों ये मादा है तो एक्स एक्स आएगा दोस्तों। यानी कि ये बहुत बड़ा एक इशू है, रहने वाला है, कंफ्यूजन नहीं करना है। ऑटोसोम की संख्या होती है 44 जो नर और मादा के शरीर का विकास करते हैं, समान होते हैं, लेकिन एक जोड़ी गुणसूत्र ऐसा होता है जो नर और मादा को अलग करता है, डिफरेंट टाइप का क्रोमोसोमल पेयर होता है। यदि नर होगा तो उसके अंदर लिंक क्रोमोसोमल का पेयर होगा एक्स और वाई कॉम्बिनेशन के अंदर दोस्तों, और यदि मादा है तो एक्स एक्स होगा, डबल एक्स आप कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो ये डिनोट करता है ऑटोसोम और एलोसोम के अंदर, ठीक है ना? तो गेरार्ड ने यही चीजें सारी बताई थी कि ह्यूमन के अंदर कितने 46 होते हैं, फिर उनमें कितने क्या पेयर होते हैं, क्या प्रोसीजर है, जो अभी अभी जस्ट ए फ्यू मिनट्स अगो मैंने आपको सारी डिटेल बताई है। हालांकि ध्यान दे लेना, ये केवल मैं मानव की बात कर रहा हूँ भाई लोगों, आप जानवरों पे मत चले जाना। जानवरों में अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं, पेड़ पौधों की सेल्स के अंदर भी अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है ना? तो कभी टाइम मिलेगा तो अपन बात करेंगे कि कौन कौन से जानवरों में डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम कितने होते हैं और उनके अंदर भी मतलब जो किस प्रकार उनकी व्यवस्था होती है दोस्तों। अब बात करते हैं क्रोमोसोम के अंदर, यानी कि मानव के गुणसूत्रों में यदि परिवर्तन हो जाए, ठीक है ना, और ये परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, ये बड़ा स्पेसिफिक म्यूटेशन होता है। यानी कि हम अगर हमारे शरीर के अंदर कोई परिवर्तन हुए, जैसे हमारी सेल्स के अंदर कोई एंटीजन जाता है हमारी बॉडी के अंदर तो तुरंत हमें फीवर आता है वगैरह वगैरह, फिर मतलब जो है सर्दी जुकाम, कॉमन कोल्ड वगैरह, वो सिम्टम कॉमनली होते हैं दोस्तों, जिनको अपन ट्रीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मेडिसिन। बट ये जो एबनॉर्मलिटीज है, अगर आपके क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटीज आ गई है तो भाई लोगों जिंदगी भर ताउम्र अपन को सिंड्रोम से सफरिंग रहना पड़ेगा। यानी कि बात सही है। सिंड्रोम क्या है? अनुवांशिक विकार होते हैं
दोस्तों जो गुणसूत्रों में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होते हैं, याद रख लेना, नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सिंड्रोम किसे कहते हैं? सिंड्रोम एक प्रकार का रोग है। जो कैसा रोग है? आनुवांशिक रोगों की कैटेगरी में आता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर अगर गुणसूत्रों की गड़बड़ी हो गई, गुणसूत्रों का मैनेजमेंट अगर डिसबैलेंस हो गया, एबनॉर्मलिटीज आ गई क्रोमोसोम के अंदर, गुणसूत्रों में विभिन्नता आ गई, तो उत्पन्न होने वाले रोग क्या कहलाएंगे दोस्तों? सिंड्रोम कहलाएंगे। अब कुछ सिंड्रोम मैंने इस वीडियो के अंदर बताए, बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है दोस्तों, ठीक है ना। तो गुणसूत्रों में बदलाव होना क्या कहलाता है? सिंड्रोम कहलाता है दोस्तों। सबसे पहले सिंड्रोम की अगर बात करें तो वो आता है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्यों होता है, इसका क्या कारण है? तो ध्यान रख लेना, हमारा जो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो 18वां गुणसूत्र का पेयर है, उसके अंदर अपृथक्करण हो जाता है दोस्तों, यानी कि विभिन्नता आ जाती है, और इस कारण से जो सिंड्रोम होगा वो एडवर्ड सिंड्रोम कहलाएगा। बस आपको ट्रिक की वजह से ध्यान रखना, 18वें जोड़े गुणसूत्र में गड़बड़ी, दैट मीन्स एडवर्ड सिंड्रोम। और इस सिंड्रोम की खोज किसने की थी? J.H. एडवर्ड ने की थी दोस्तों, यानी कि यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगली बात है कि डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, डाउन सिंड्रोम कैसे अप्लाई होता है? तो देखिए, हमारा जो गुणसूत्र का पेयर है कौन सा? 21वें गुणसूत्र के जोड़े में यदि एक गुणसूत्र की क्या हो जाए? बढ़ जाए, यानी वृद्धि हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो ऐसा जो सिंड्रोम होगा वो डाउन सिंड्रोम होगा दोस्तों, ठीक है ना। और डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की थी? लेक्सेन-डाउन ने की थी दोस्तों, ठीक है ना। अगला सिंड्रोम आता है पटाउ सिंड्रोम। तो पटाउ सिंड्रोम का जो इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो 13वें गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण ये मतलब जो जनरेट होता है दोस्तों, और इसके अंदर अपृथक्कता आ जाती है पटाउ सिंड्रोम के अंदर, ठीक है ना। अगला आता है क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा लेना, और अभी अभी बायोलॉजी के पेपर में ये क्वेश्चन आया था क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से, यानी कि जो मेल होता है उसके गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 44 गुणसूत्र तो उसके 23 गुणसूत्र है जो मेल और फीमेल में सिमिलरिटी रखते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? एक्स वाई की जगह एक एक्स आ जाता है, एक्स आ जाता है, तो ऐसे पुरुष नपुंसक होते हैं, संतान उत्पत्ति में वो असमर्थ होते हैं, एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, उनका शरीर बेडोल हो जाता है दोस्तों, और उनका बिहेवियर औरतों जैसा हो जाता है, ठीक है ना। तो 44 प्लस एक्स एक्स वाई ये एक एबनॉर्मलिटीज होती है, दैट मींस 46 की जगह 47 क्रोमोसोम आ जाते हैं। तो ऐसा सिंड्रोम केवल नर को इफेक्ट करेगा दोस्तों, ये याद करने वाली बात है। 3 बहुत बड़ी बातें। सबसे पहले क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किससे बिलोंग करता है? केवल मेल से, ये केवल मेल में होगा, ठीक है ना। क्यों होगा? कारण क्या है कि एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाती है, दैट मींस आप कॉम्बिनेशन देखें आप यहाँ पे, ये याद रखें 44 प्लस एक्स एक्स वाई, तो ये एबनॉर्मलिटीज 47 क्या कहलाएगी? क्लाइनफेल्टर कहलाएगी। और इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की खोज की थी दोस्तों H.H. क्लाइनफेल्टर नामक साइंटिस्ट ने। ओके, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको कहानी बिल्कुल समझ में आएगी होगी दोस्तों। अगला आता है टर्नर सिंड्रोम। देखिए, क्लाइनफेल्टर नर को डिनोट करता है और टर्नर सिंड्रोम केवल मादा को, यानी कि इससे सफरिंग होने वाले केवल महिलाएं हैं जिनकी ओवरी एबनॉर्मलिटीज रह जाती है, जिनमें फॉलिकल्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, और ऐसे कंडीशन में रिजल्ट ये होता है कि वो भी प्रेगनेंसी वेरी कभी भी अपनी लाइफ में नहीं कर सकती दोस्तों, ठीक है ना। और क्योंकि वो कभी मां नहीं बन सकती, गर्भ धारण नहीं कर सकती। ऐसे जो लेडी होती है, महिलाएं होती है, उनमें केवल एक एक्स गुणसूत्र ही मतलब जो है रह जाता है। तो इस कमी की वजह से जो है सिंड्रोम होने वाला होता है वो टर्नर सिंड्रोम है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको इन शॉर्ट बताई होगी दोस्तों। ये बहुत बड़ा एमसीक्यू है। ये जो वीडियो बना होगा ना आज 10 मिनट या 15 मिनट 20 मिनट जो भी, ये आपकी जिंदगी बदल सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो यूपीएससी लेवल तक के एग्जाम हो, उनके अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। साइंटिस्ट के नेम से पूछा गया है, कारण रीजन पूछा गया है, कौन से कौन सूत्र में गड़बड़ी पूछी गई है दोस्तों। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, आप पूरा अंत तक देखें, और मिलते रहेंगे इसी प्रकार इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।